डेटा साइंस सीखते वक्त हमें पाइथन कितनी सीखनी चाहिए? क्या हमें पूरी कोर पाइथन पूरी सीखनी चाहिए या कुछ ऐसे टॉपिक्स ही सीखने चाहिए ताकि जो डेटा साइंस में काम आ सके? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। बेसिकली उन लोगों के दिमाग में चल रहे हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल बैकग्राउंड के अंदर शिफ्ट हो रहे जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है और वो अपना पूरा का पूरा जो टाइम है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में ही लगा देते हैं। अराउंड 1 मंथ 1 to हाफ मंथ इतना लगा लेते हैं। और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए तो पाइथन थोड़ी इजी रहती है, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल बैकग्राउंड के बीच में। तो आज मैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं या उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि नॉन टेक्निकल से टेक्निकल के अंदर शिफ्टिंग करने जा रहे हैं। तो उनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी सीखनी चाहिए? यदि आप भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या किसी और स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप WSCryptech के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके या फिर courses.wscryptech के ऊपर जाके अपना प्रीमियम कोर्स परचेज करके अपनी कोई भी स्किल को सीखकर अपनी ड्रीम जॉब को गेट कर सकते हैं। Hey everyone, once again welcome to WSCryptech, myself गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं कि आपको 14 डेज के अंदर कितनी पाइथन सीखनी चाहिए जो कि डेटा साइंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले पाइथन के अंदर, सबसे पहले पाइथन के इंस्टॉलेशन के अंदर। देखिए, पाइथन इंस्टॉल करना लगभग सब लोगों को आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप पाइथन इंस्टॉलेशन करना ही नहीं सीखेंगे तो फिर पाइथन के अंदर आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली पाइथन इंस्टॉलेशन करना, पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, देन पाइथन के अंदर ऑपरेटर कैसे यूज किए जाते हैं, उसके बाद आपके पास आता है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट में केवल इफ एल्स स्टेटमेंट आता है, दैट्स अ इनफ पार्ट आपके लिए, एंड नेस्टेड इफ एल्स आता है, वो भी आपके लिए इनफ रहेगा। एंड नेक्स्ट बात करना चाहेंगे लूपिंग के लिए। तो लूप के लिए आपको केवल और केवल फॉर लूप सीखना है, व्हाइल लूप को सीखना इतना जरूरी नहीं है। मैं अपने करियर के बारे में बात करूं तो मैं अपने करियर के अंदर डेटा साइंस के अंदर मैंने अभी तक व्हाइल लूप का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। हाँ, हालांकि मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, बट मैं यहाँ पे व्हाइल लूप का इस्तेमाल एक बार भी नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्टली फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इजी है आपके पास, इसलिए हमें यहाँ पर सीखना चाहिए। इसको सीखने के लिए आप यहाँ पर 2 से 3 दिन दे सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये 2 से 3 दिन जो दिए जा रहे हैं ये आपको डेली 2 आवर्स पढ़ना है। मतलब आप डेली 2 आवर्स पढ़ेंगे तो आप लूपिंग तक पढ़ सकते हैं आराम से 2-3 दिन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद में हमें फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एडवांस फंक्शन की बात करें तो आपको लैम्डा फंक्शन जरूर आना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर लैम्डा फंक्शन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। फंक्शंस बनाना भी खुद को आना चाहिए, क्योंकि काफी बार आपके पास क्या होता है, डेटा साइंस के मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको खुद के फंक्शंस कैसे बिल्ड करने हैं वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आना चाहिए। देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए आना चाहिए, काफी बार क्या होता है कि आपका कोड के अंदर काफी एरर आ जाती है या फिर कोड जो है आपके पास यहाँ पर बार बार एरर देता रहता है, तो उस केसेस में अंदर आपको उस एरर को संभालना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों जो टॉपिक है वो आप 2 दिन में कवर अप कर सकते हैं आराम से, यदि आप डेली 2 आवर्स पढ़ते हैं तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पास डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स के अंदर जो डेटा टाइप्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके मेथड्स भी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी। 3 ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिनके अंदर आपको ज्यादा डीपली तो स्टडी नहीं करना है, लेकिन आप यदि ऊपर से पढ़ते हैं और इनके कुछ मेथड, स्पेशल कुछ मेथड्स को आप यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, तब भी आपके पास यहाँ पे आपके लिए इनफ रहेगा। मैं यहाँ पे सेट एंड टपल की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो इतने यूज आते भी नहीं हैं और कभी आप उनका यूज भी नहीं करेंगे। मेजरली आपके पास स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि ये आगे चलते हुए आपके पास पांडा, नमपाई एंड डेटा गैदरिंग के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा यूज आने वाली है। इन 3 डेटा टाइप्स के ऊपर आपको मेजरली वर्क करना चाहिए। इनको सीखने के लिए आप 2 दिन ले सकते हैं, 2 दिन में इनफ आप ये सारी चीजें आराम से सीख पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करना है, फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, ये सारी चीजें आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं तो मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के अंदर आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारी फाइल्स होती है, जिसके अंदर नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, scikit-learn, टेंसरफ्लो जैसी बहुत सी लाइब्रेरियां होती है जिनको आपको यूज करना होता है। तो वो लाइब्रेरी आपके पाइथन की फाइल से कैसे कनेक्ट होगी, आप उससे कैसे काम करेंगे, उनके अंदर से फंक्शन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको आनी जरूरी है। तो इसके लिए आप 1 दिन ले सकते हैं आराम से। 1 दिन के अंदर आपके लिए इनफ होगा। आपको मॉड्यूल क्रिएट करना भी आ जाएगा एंड मॉड्यूल को कैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा।
देन आपको फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि फाइल हैंडलिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, आपका जो मॉडल है उस मॉडल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए फाइल हैंडलिंग आना चाहिए, और फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका एक दिन का है। अब लास्ट जो टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत आगे बहुत सारी जगह पे पड़ने वाली है, क्योंकि जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर से आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलती है। उन क्लासेस के अंदर मेथड्स आपके पास होते हैं, और काफी बार क्या होता है कि आप अपने खुद के मॉड्यूल्स बनाते हैं तब भी आपको क्या करनी पड़ती है, उन क्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको इतना इन डेप्थ नहीं आना चाहिए। आपके पास ऊपर से आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस कैसे बनाई जाती है, इसके साथ साथ इनहेरिटेंस क्या होता है, आपके पास इनकैप्सुलेशंस क्या होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें यदि आपको आ जाती है देन आपके लिए इनफ है। इससे आप अच्छा खासा यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर 2 दिन दे सकते हैं आराम से, और ये सारी चीजें सीख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पाइथन का कोर्स जो है वो बहुत बड़ा है, यहाँ पर यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद MySQL भी आता है, मल्टी थ्रेडिंग भी आता है, DSA भी आता है, और भी बहुत सारी चीजें आपके पास आती रहती है यहाँ पर। लेकिन ये सारी चीजें एज ए डेटा साइंटिस्ट के लिए जरूरी नहीं है। अब देखिए, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि डेटा साइंटिस्ट के लिए DSA भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको DSA डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम नहीं आता है तब भी आप डेटा साइंस के अंदर काम कर सकते हैं। देखिए, आप कहीं ना कहीं आगे जाके कभी फंस जाएं तब आप यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़े, अदरवाइज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपके लिए कहीं पर भी काम नहीं आता, क्योंकि scikit-learn की लाइब्रेरी, टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी इतनी पावरफुल बनाई गई है कि वहां पे सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है। अब देखिए, पाइथन के कोर्स के अंदर जैसा कि मैं बात कर रहा था, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, जनरेटर, डेकोरेटर, इटरेटर, एंड बात करें यहाँ पर तो आगे DSA, ऐसी बहुत सी चीजें आती है, लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है। तो बेसिकली जो 14 डेज का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, यदि आप ये 14 डेज डेली 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं तब आपकी पाइथन जो है वो कवर अप हो जाएगी। वो इतनी इनफ रहती है आगे डेटा साइंस के लिए। तो जरा एक बार क्विक देख लेते हैं किसमें कितना दिन देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो बेसिक्स पाइथन के आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग के लिए आपको 2 दिन देना है। उसके बाद में नेक्स्ट 2 डेज जो है वो आपको किसके लिए देना है, आपको आपके डेटा टाइप्स के लिए देते हैं। देन उसके बाद में आपको 1 दिन फंक्शंस के लिए देना है और 1 दिन आपको फाइल हैंडलिंग के लिए देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बात करें तो 2 दिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए दीजिए, यहाँ पर 1 दिन मॉड्यूल के लिए दीजिए और 1 दिन आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए दीजिए। तब भी आपके कुल मिला के 10 डेज होते हैं। 4 डेज पीछे अभी भी रह रहे हैं, तो इन 4 डेज के अंदर आप अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने पाइथन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि 14 डेज में कवर अप करके आप डेटा साइंस के लिए पाइथन को तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, जहां पे हम ऐसी मजेदार इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।